जय हिंद एवरीवन। सो अभी जो सीन चल रहा है फिलहाल जीएस का, स्टेनोग्राफर के आंसर के आने के बाद मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि हवा का रुझान जिस तरफ हो उसी तरफ अपने आप को मुड़ जाना चाहिए। और मैं सब्जेक्ट वाइज ऐसे आपको बताता चलूंगा बेस्ड अपॉन स्टेनोग्राफर, और जो मेरे पास जितने भी इनपुट्स हैं यूट्यूब के थ्रू या फिर जो बंदों ने मुझे बताए हैं पोस्ट फेज वाला, अभी आंसर की तो आई नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को हम लोग मोल्ड कर देंगे। एक मैं आपको छोटी बात बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के जो तथाकथित टीचर्स और ये जो भी कंटेंट क्रिएटर्स एंड जो भी आपको बोलना हो, इनके चक्करों में ज़्यादा मत पड़ना। एसएससी आप देख ही रहे हो कितना जल्दी मतलब धप्पा कर देती है, आइस पाइस कर देती है। अभी पता नहीं चलता कि आप समझ रहे हो ना, ये लोग कयास लगाते रहते हैं और कुछ भी हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बोलना इतना चाहूंगा बस शॉर्ट में कि एमटीएस जो मैंने आपसे कहा है कि अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। एक हफ्ता पहले वो आपको बताएंगे। आपको फिर एक हफ्ते में इतना परेशान हो जाओगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ, जो बंदे अभी सीरियस रहेंगे ना उनको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो बंदे परेशान हो गए ना एक हफ्ता पहले, वो उनका कंपटीशन कम हो जाएगा। बस अब आपको किस ब्रैकेट में फॉल करना है ये आप डिसाइड कर लो। उसके अलावा मैं आपको ये वीडियो बनाने का एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि सब्जेक्ट वाइज मैं आगे जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये जो शिव जी है, इन सब्जेक्ट्स के हर एक सब्जेक्ट में बता दूंगा क्या क्या चीजें अभी आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो कवर कर लो। मैं हमेशा स्टैंडर्ड बोलता रहता हूँ, स्टैंडर्ड मैं बता देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए हैं 72, इनको एनालाइज करने के बाद, और ये जो मैंने पढ़ ही रखा है इसको, पॉलिटी के जो 500 क्वेश्चन हैं, ये पिनाकल जीएस ब्रोकन के नाम से टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें 500 क्वेश्चन है, 500 इनको गो थ्रू कर ही रखा है मैंने पहले। 72 क्वेश्चन ये गो थ्रू करे तो मुझे ज्यादा चेंज देखने को मिला नहीं। जो एक चेंज देखने को मिला, कोई नए टॉपिक नहीं थे। अब मजे की बात तो ये है, कोई भी नया टॉपिक नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक जो इसमें मेंशन ना हो प्रीवियस ईयर में टीसीएस वाले पैटर्न में, और जो एडीपीटी वाले में जो आया, कोई नया टॉपिक नहीं है। लेकिन थोड़ी हवा जिस तरफ बह रही है तो थोड़ा सा उसको पहले अपनी झोली में, अपनी बकेट में रख लो। वो है ये टॉपिक्स, इनको अपनी झोली में रख लो पहले। उसके बाद जो करना वो करते रहना। जो भी आपको एक्स्ट्रा करना हो, जो आपकी श्रद्धा हो, या फिर जो भी आपके चाहते टीचर हो जो आपको एक्स्ट्रा करा दे, वो एक्स्ट्रा बाद में करना। छोटी मछलियां बाद में रखना, पहले बड़ी बड़ी मछली पकड़ो जो आपको नंबर देंगी भर भर के। पहले अपने को नंबर चाहिए, ठीक है, फाउंडेशन में नंबर चाहिए। और मैं आपको बता दूं, स्टेनो में दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, पॉलिटी है और दूसरा इकोनॉमी है। बहुत क्वेश्चन आए हैं, 10-10 क्वेश्चन, लगभग 8-8, 10-10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। तो आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का मैं अगर बताऊं, यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है। यूपीएससी में अगर बच्चों को कोई नैया उनकी पार लगाता है तो वो इकोनॉमी और पॉलिटी ही है। और मजे की बात है, इसमें आप ना 100% स्कोर कर सकते हो। मैं 99%, मैं कभी 99 के साथ जाता ही नहीं था एग्जाम में। इकोनॉमी में मुझे 100% स्कोर करना है, पॉलिटी में मुझे 100% स्कोर करना है। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें स्कोप बहुत लिमिटेड है, क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड जगह से आते हैं, कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, मान लो एग्जामिनर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब वो देखना चाह रहा है, टेस्ट करना चाह रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, एडिक्विटी की अभी इतनी औकात नहीं कि वो आपका अंडरस्टैंडिंग जज करे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैंने उसको पकड़ा कि यार ये अंडरस्टैंडिंग चाहता तो जज कर सकता था बंदों की, लेकिन नहीं करा। मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, चलो जस्ट अ सेकंड। क्योंकि ना मैं ये देखो एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये बन सकता था बहुत ही शानदार, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। क्वेश्चन दरअसल ये है कि कौन सा इनमें से कौन सा फाइनल इंटरप्रेटर है भारत के संविधान का। अब कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चा जान जाएगा कि हाँ यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, आंसर टिक मार दिया, बस खत्म। ये क्वेश्चन अगर टफ बनाना होता तो कैसे टफ बन सकता था? इसके आगे इनको वर्ड ऐड करना था, इन दी लोकसभा, या इन दी पार्लियामेंट कर देते, या लोकसभा कर देते। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकसभा। बस इतना अगर वो लिख देता ना, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह या फिर कोई भी और ऑप्शन काट के यहाँ पर लिख देता स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी गिवन रहता, मैं बता रहा हूँ 50 से 70% बच्चे गलत कर देते इसको। उनको लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन नहीं, जब लोकसभा के अंदर होता है तब वहां पर जो स्पीकर है वो उसका फाइनल इंटरप्रेटर होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने और देखा था जहां पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें पूछा गया था कि इलेक्शन अगर मान लो हो जाता है, मतलब इलेक्शन, शायद इलेक्शन कमीशन भी इसमें गिवन था कि इलेक्शन अगर मान लो इलेक्शन की कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसे हो रहा है या वाइस प्रेसिडेंट का हो रहा है, उस पर मान लो कोई अगर आपत्ति उठाता है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, मतलब जुरिडिक्शन किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि पार्लियामेंट का है कि सुप्रीम कोर्ट का है? तो हो सकता है कि बहुत से लोग गलत कर दें कि इलेक्शन कमीशन का होगा सोच कर, लेकिन इलेक्शन कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। लेकिन अगर मान लो जो पंचायत के इलेक्शन है, अगर मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, जो पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं, अगर उसमें मान लो कोई किसी को अपील करना, या किसी को कोई आपत्ति हो, तो वो कहाँ अपनी अपील फाइल करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे करेगा, हाई कोर्ट में करेगा, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वहां पे करेगा, और एक और ऑप्शन को ऐड कर लो, सुप्रीम कोर्ट ऐड कर लो। अब बताना इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चेक हो जाएगी, लेकिन ऐसा करेगा नहीं एडीक्यूटी, मैं आपकी बस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये टॉपिक्स हैं, इनको मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। शेड्यूल्स, इमरजेंसी लिस्ट, ये जो डब्बे बना रखे हैं ना, इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ही ज्यादा। लिस्ट जो होता है ना, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इनको बाय हार्ट कर लो। यार एक मैं आपको छोटी बात और बताना चाहता हूँ। जैसे ना अभी ऐसे लग रहा हो कि मैं बोल रहा हूँ ये टॉपिक कर लो, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो हम यूट्यूब पे सुन ही रहे हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हर कोई बता ही रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। फिर ना प्रॉब्लम पता है उनके साथ नहीं, बताने वालों के साथ प्रॉब्लम है आपके साथ। अगर आप बार बार उस चीज को देखोगे ना अलग अलग जगह से, तो आप इनको सुन तो लोगे, आपको पता है कि शेड्यूल करना है, इमरजेंसी करना है, लिस्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करनी है, पंचायती भी है ना, सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप करोगे नहीं। वाई? बिकॉज ना यू विल कीप रनिंग कि अच्छा कोई और एनालिसिस बता दे, कोई और एनालिसिस बता दे, कोई और करा दे, कोई अपने थंबनेल पे लिख देगा कि बस इतना कर लो एमटीएस में बेड़ा पार। मतलब लोग कुछ भी लिख देते हैं यार, ठीक है, समझ रहे हो, अट्रैक्टिव चीजें लिखने के लिए। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, इसको पूरा एनालाइज करने के बाद, इसको पूरा देखने के बाद, ये तो मैंने पहले देख ही रखा है, इसको देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को पहले कर लो। कोई बुराई नहीं है, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब इन टॉपिक्स को कर लोगे ना और फिर जब मॉक दोगे तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। बस इतनी सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनके बीच में डिफरेंस देख लो क्या होता है, ठीक है। कि नेशनल जो ओबीसी कमीशन है मान लो, या फिर जो नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन है, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब एग्जाम हॉल में बैठ के सोचने मत लग जाना। या फिर ऐसे भी दे सकता है आपको कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, या फिर एक मतलब कुछ भी ले लो, या फिर एक नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, चौथा ऑप्शन कोई अपने मन से बना लो। तो फिर क्या है, आपको इतना इस लेवल से पढ़ना है ना, इनको इतना बाय हार्ट याद, ज्यादा नहीं है, 7-8 ही है बस, बाय हार्ट याद करना है, ताकि एग्जाम हॉल में टाइम बच जाए आपका। फालतू क्वेश्चन जो बड़े बड़े आएंगे ना, उनमें आपको दिमाग समय मिल जाए। ये आसान सवाल है, बहुत ही आसान आसान चीजें यहाँ पे लिख रखी मैंने, और यही आसान चीजें ही इसमें आई हुई है। जो टफ आई हुई है ना, मैंने हाईलाइट कर रखा है। मैं अभी आगे आपको बता दूंगा कि एक्स्ट्रा टफ क्या है, क्या एक्स्ट्रा करना है इसके अलावा। ये तो करना ही है स्टैंडर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42, 44, 52, 24, 86, 97, 97 को 97 तो बोलते हैं ना, और 91, 91, ये जरूर कर लेना। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो बहुत हो रखे हैं, 106 तक तो मैंने पढ़े थे, इसके अब मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए हैं अब तो सब थोड़ी याद करने, लिमिटेड याद करने। और ये जो टेक्स्ट बुक वाली बोर्ड और जो फलाना ठिकाना जो भी है आपके मतलब मॉक वाले, ये तो कुछ भी उठपटांग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको इनको बाय हार्ट याद करना है बस। ठीक है, इनको की मतलब कि 42 में हुआ था कि 44 में हुआ था कि जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग है कि नहीं है, ये 42 में हुआ था कि 44 में हुआ था। बस भूल गए, इसी यही भूलना नहीं है एग्जाम हॉल में बस। पंचायत, पंचायत बोले तो म्यूनिसपैलिटीज भी इसमें ऐड कर लेना। पंचायत में चुनाव की उम्र मिनिमम क्या होती है। पंचायती राज और ये जो म्यूनिसपैलिटीज है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा इनसे संबंध रखता है, कौन सा शेड्यूल इससे संबंध रखता है, प्लीज बाय हार्ट कर लेना इनको। पेशा, ठीक है, पेशा एक्ट जो है ये कब आया, इसको ये पंचायत से संबंध रखता है, इसको जरूर कर लेना। भारतीय न्याय संहिता के अपडेट थोड़ा सा है, मैं इसको अभी अभी बता देता हूँ आपको। सॉरी मेरे पास पेन टेबलेट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने उससे मतलब लैपटॉप के उससे कर रहा हूँ, टच पैड से, तो थोड़ा सा आपको लिखेगा ऐसा। फेडरलिज्म और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो क्या बोलते हैं उसको, फीचर जो होता है गवर्नमेंट का, या फिर जैसे मान लो फेडरलिज्म, अमेरिका में फेडरलिज्म है, इंडिया में फेडरलिज्म है, लेकिन इंडिया यूनिटरी भी है, फेडरल भी यूनिटरी, दोनों का मिक्स है इंडिया। तो आपको थोड़ा इनका डिफरेंस पता होनी चाहिए कि फेडरल का क्या डिफरेंस होता है, फेडरल के फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली। अगर आपको लूसेंट में ना गिवन हो तो ऐसे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी लक्ष्मीकांत की, आपके पास बुक भी हो तो उसमें पढ़ लेना जाकर, 6-6, 7-7 पॉइंट है, एक बार पढ़ लोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यूनिटरी नाम से नहीं लग रहा, यूनिटरी मतलब एक एक, ठीक है। फेडरलिज्म मतलब बराबर, मतलब बटा हुआ, फेडरल जैसे कि स्टेट और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फेडरल फीचर बताता हूँ भारत का, जैसे कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट बनी हुई है, तो फेडरल फीचर है कि सबको अपने अपनी दायरे पता है कि एग्रीकल्चर जो है राज्य का सब्जेक्ट है, और एग्रीकल्चर है, पुलिस है जो राज्य का सब्जेक्ट है, ये आपको पता है। उसी तरीके से बैंकिंग है, करेंसी है, रेलवेज है, डिफेंस है, ये सेंट्रल का है। तो मतलब समझ रहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यूनिटरी अगर मैं बोलूँ, एक सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे नहीं, एक ही है भारत में, तो ये यूनिटरी फीचर हो गया एक। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग का प्रयोग करोगे ना तो कर लोगे उनको, और दिमाग का प्रयोग कर लेना, क्योंकि ना अगर मान लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। जो स्टैंडर्ड बात लिखी है उसको थोड़ा दिमाग में चलाओ कि होता क्या है। जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो अपना ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल होता है, जो जो भारत में चलता है, क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक और होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, जो कि यहाँ चलता है श्रीलंका में। अब जैसे प्रेसिडेंशियल हो गया आपका, अमेरिका में हो गया, फ्रांस में हो गया, तो इनके डिफरेंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और अपना ये पार्लियामेंट्री में, डिफरेंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको बता नहीं सकता। आप इसमें इतने ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे और इसी जगह लीड ले लोगे। अगर आपके क्वेश्चन सही हो गया, सामने वाले का गलत हो गया, तो 7 नंबर की लीड हो गई आपकी। वो बंदा कभी भी आपका बराबर टच नहीं कर पाएगा।
मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो दूसरा एस्पिरेंट है, फेलो एस्पिरेंट है। ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट किन मामलों में ओरिजिनल जुडिक्शन देख सकता है और किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन देख सकता है। जैसे मान लो कोई दो दो मान लो दो रिवर्स का मामला है, तो रिवर में कौन किसकी ओरिजिनल जुडिक्शन आती है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। या मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो उसमें ओरिजिनल जुडिक्शन किसकी है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें मान लो कोई किसी ने बोल दिया कि नहीं अपील फाइल कर दी कि ये सही नहीं हुआ या उसको जो भी लगता है, तो उसकी जो ओरिजिनल जुडिक्शन किसकी आती है यहाँ पर, ये थोड़ा आप लोग समझने वाली बात है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया, ये तो आप पहले ही पढ़ते होगे, ये सब पुराने टॉपिक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, गवर्नर के आर्टिकल्स पढ़ लेना। पहले हम लोग मैं आपसे ये कहता था कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल ध्यान से पढ़ना, लेकिन इस बार गवर्नर के आर्टिकल ध्यान से पढ़ लो। गवर्नर बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो पता ही है सब लोगों को, तो कर लो। लोकपाल, ये एक नया टॉपिक आ गया है, पहले इसमें ज्यादा लोकपाल के क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन अभी लोकपाल इन डेप्थ पूछ रहा है कि लोकपाल वर्ड कौन लाया, लोकपाल एक्ट कब आया, और लोकपाल कहाँ से, ऑम्बड्समैन जिसे कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड कहाँ से लिया गया, थोड़ा ये देखना है। और स्पीकर, इन जनाब को आपको बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वाला सवाल, स्पीकर वाला सवाल ये जो था, तो स्पीकर को आपको बाय हार्ट करना है कि स्पीकर का मतलब डेप्यूटी स्पीकर का रोल कब होता है। मान लो जॉइंट सिटिंग हो रही है, तो वहां पर स्पीकर, जॉइंट सिटिंग समझते हो ना, लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ गई, अब वहां पर उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर करेगा। मान लो स्पीकर नहीं है, तो फिर कौन करेगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट करेगा, मतलब चेयरमैन करेगा राज्यसभा का, नहीं, डेप्यूटी स्पीकर करेगा। ये डिफरेंस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेना, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे पॉलिटी में फुल स्कोर करोगे। अगर इससे तो 90%, 99% आप स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। 1% जो स्कोप रह रहा है ना, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये टॉपिक आपको पढ़ने तो है ही, इसके बाद जब पढ़ लोगे तब ये 500 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ डरना नहीं है, 500 क्वेश्चन से कुछ नहीं, आप गो थ्रू कर लोगे। जब मैंने ये 72 क्वेश्चन गो थ्रू करने में हार्डली 7-8 मिनट लिए, तो फिर आप समझ सकते हो इसमें कितना टाइम लगेगा। एक बार गो थ्रू कर लोगे ना, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपने शायद ना पढ़े हों, जो आपको ना याद हो, कोई फैक्ट है, मान लो जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कब आया, 2009 में बना, लेकिन लागू कब हुआ, 2010 में हुआ, तो आपको मान लो कंफ्यूजन है कि मान लो 2009-10, तो इसको लिख लो कहीं छोटा छोटा सा, समझ रहे हो, कुचड़ मुचड़ करके लिख लो कहीं पर, ताकि वो एग्जाम हॉल से पहले आप रिवाइज कर सको। ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। इतना पूरी चीज को आपने सिर्फ 2 शब्दों में लिख लिया। राइट क्या है, राइट टू, आरटी है ना, राइट टू एजुकेशन, आर टी, पूरा पूरा मत लिखना, शॉर्ट में लिखना, RTE, कॉमा डाल के 2009 लिख लेना, फिर कॉमा डाल के वो लिख लेना, फोर्स 2010, ऐसे लिख लेना, मतलब फोर्स में 2010 में आया और लागू बना 2009 में पारित हुआ। ऐसे आप लोगों को मतलब बनाने नोट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर कि इसमें क्या नए नए टॉपिक्स आए जो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, इसके अलावा जो मैंने ये बताया ना, इसके अलावा टॉपिक्स। और ये कोई अफलातून टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड यार, ये क्या हो गया। हम्म, तो ये कोई अफलातून टॉपिक्स नहीं है जो कहीं आसमान से टपक गए, ये सब वही स्टैंडर्ड पुराने टॉपिक है। जैसे कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसको मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया, इंदिरा गांधी ने करा था, ठीक है। अब कुछ नए टॉपिक समझ लो। यूजीसी क्या करता है सबको पता है, वो सब हटाओ, लेकिन आपको ये 1956 देखना जरूरी है। आपसे ये तो पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है, फंड देता है, ओवरसी करता है हायर एजुकेशन को, वो सब हमको पता है, लेकिन किस साल में हुआ, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से आपको लिखना, 1956 में। हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि यूजीसी जो है कब एस्टेब्लिश हुआ। जो मैंने इसमें हट के देखी चीजें वो, बीएनएस, देखो बीएनएस से क्वेश्चन अगर आएंगे तो पहली बात तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आप मतलब जो आप अपनी बेसिक पढ़ के कर लोगे, लेकिन जो ना कर पाओ ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक काम छोटा सा कर लेना, भारतीय न्याय संहिता, कॉमा डाल, भारतीय न्याय संहिता स्पेस देना, फिर लिख लेना दृष्टि आईएएस मेजर अपडेट्स या मेजर चेंजेस, वो आपको एक छोटा सा आर्टिकल मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना कि मेजर मेजर चीजें क्या हुई हैं इसमें, ठीक है। और इस बार इन लोगों ने तो भाई साहब इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे पॉस्को से। पॉस्को एक्ट कब पारित हुआ, पॉस्को एक्ट की क्या मतलब क्या उसका दायरा है, और पॉस्को एक्ट में सजाएं क्या क्या होती हैं, क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है कि नहीं है, बेल मिलती कि नहीं मिलती, कंपाउंडेबल है कि नहीं है, ये चीजें देख लेना। पॉस्को एक्ट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के, और मैंने अभी, अब मैं आपको जो लास्ट में पीडीएफ दूंगा, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह की, जो फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसको मैंने अभी राज मैं आपको रिवील कर देता हूँ, मैं आपको देने वाला था ऐसे पीडीएफ, तो मैंने उसमें पॉस्को एक्ट का जिक्र भी कर रखा है, कि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो पॉस्को बार बार आ रहा है अखबार में, और इसीलिए शायद पॉस्को एक्ट इन्होंने यहाँ भी पूछ लिया, ठीक है। क्योंकि इसके संबंधित जो पॉस्को एक्ट है, और एक एक्ट और है वो पॉश एक्ट, POSH जिसे कहते हैं ना, जिसमें विशाखा गाइडलाइंस आई थी, तो वो सब मतलब समझ रहे हो, वो सब चीजें मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, ताकि उसको पढ़ के जाना, ताकि जो नंबर आपके आ रहे हैं ना, वो तो आएंगे आएंगे, उसके अलावा थोड़ा पिच से बाहर जाओगे जब, तभी छक्के चौके लगेंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और लोगों से लीड ले लोगे आप लोग। कोरम क्या होता है, कोरम समझ लेना है, 1/10 होता है कि 1/15 होता है कोरम। और कोरम के साथ साथ ना एक संबंधित टॉपिक ये भी होता है कि जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, ये देखना पड़ेगा स्टेट में और पार्लियामेंट दोनों में।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो मैं आपसे बिल्कुल बोलूंगा 10 बार कर लेना इसको। WPA 1972 अभी 2022 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है, तो उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल बदल दिए गए, किस शेड्यूल में कौन सा जानवर है, ये जरूर कर लेना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये कौन से शेड्यूल में, फर्स्ट में है कि फोर्थ में कि थर्ड में, किस में है, ये सब देखना पड़ेगा आपको सही से। और ये आप शायद ना देख पाओ बिकॉज ये थोड़ा ना वैसा टॉपिक है, इकोलॉजी इकोनॉमिक एनवायरमेंट का टॉपिक है, और इसको शायद आप उतना डेप्थ में ना करते हो, तो इसलिए मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो इसको आप लोग कर लेना। नोट्स में थोड़ा सा उनको ठीक कर रहा हूँ कि बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में, आप लोग देख सकते हो मेरी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, तो अगर मैं ऐसे नोट्स देने लगा तो फिर तो हो गया आपका काम। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ये मैंने मेंशन नहीं करा वहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जितने भी लोग थे, ज़्यादा नहीं रट्टे मार लो, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसको क्या मिला था, कौन किसका चेयरमैन था, किसको क्या पद मिला था, ये देख लेना, ठीक है। और उसके जो फैक्ट वगैरह है वो यहाँ पर गिवन है वैसे, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है, उसके सारे फैक्ट यहाँ इसमें गिवन है इस पीडीएफ में। वही फीचर्स कहाँ से उधार लिए गए, हाँ एक ये एक्ट नया आया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, कि मतलब जो गेस्टेशन मदर होती हैं, तो वो प्रेगनेंसी अपनी क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन कब कर मतलब किस लिमिट तक था पहले, अब 21वां अमेंडमेंट आया तो कब तक करा सकते हैं, मतलब कितने महीने, कितने हफ्ते बाद, कितने महीने बाद, तो वो था, लेकिन आसान सा था, आप लोग कर भी सकते हो उसको, लेकिन एक बार देख लेना कि इसमें अमेंडमेंट एक्ट में आया क्या था। बाकी तो मैं आपको उसको फाइनल प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर के फॉर्मेट में। ओके। गवर्नर नेशनल, ये एक नया अजीब सा टॉपिक आया था, मैंने भी इसको ज़्यादा इसका सुना नहीं, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो भी है, देखना पड़ेगा, नया टॉपिक है। देखो लोकपाल लोकायुक्त 2013 में आया, ठीक है। हाँ एक ये टॉपिक मुझे थोड़ा काफी अच्छा लगा, जो कि इसमें गिवन है, अगेन गिवन है, लेकिन पहले जनरली लोग शायद ना देते हो। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन देख लेना कि ना, जैसे मान लो अंडमान निकोबार है, या फिर कोलकाता इधर अपना लक्षद्वीप, या अंडमान निकोबार है, और चेन्नई है, मद्रास हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, ये थोड़ा सा देख लेना, दादर नगर हवेली, इनका हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ पर है, बस ये देख लेना। दादर नगर हवेली गोवा में आ रहा है कि उधर गुजरात में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, थोड़ा सा इस चीज को देखना जरूरी है। देखो पॉस्को एक्ट का दूसरा क्वेश्चन आ गया, बहुत क्वेश्चन आए हैं पॉस्को एक्ट के, और बहुत ही आसान है, इसमें ना आप खेल सकते हो एक्स्ट्रा। सिक एफसीआरए मुझे थोड़ा सा नया लगा, लेकिन नया तो नहीं था, 2022-22 के दौरान भारत सरकार ने एफसीआरए की गाइडलाइंस लाई थी कि भारत बाहर से पैसा नहीं मंगा सकते आप लोग, टेररिस्ट फंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज तो क्योंकि ना ये इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमिक फेरा फेमा एक्ट होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये थोड़ा आउट ऑफ दी, मतलब इन्होंने गलत जगह रख दिया, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए था। अब जो मैं आपसे बोल रहा था फेडरल और यूनिटरी, तो उसमें क्वासी फेडरल ये वर्ड ना आपको समझना पड़ेगा, क्वासी फेडरल क्या है, भारत का संविधान जो है ना क्वासी फेडरल है, मैंने बताया था ना आपको कि वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, ठीक है। तो वो कैसे है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, वो यहाँ पर दी हुई है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ना डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठा के उन्होंने यहाँ पे चेप दिया और पूछ लिया कि बताओ इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है भारत के संविधान की, जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, फेडरल और यूनिटरी का। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा, इन्हीं को आप लोग कह सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मान लो ये दो स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछ लेगा ओनली वन एंड टू सही, वन सी टू सही है, नन नाइद नीदर, इस तरीके से। प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 365 की जो मैं बात कर रहा था, वो अगेन मैंने कहा था थोड़ा डीप में आप उसको देखोगे, जैसे इमरजेंसी वाला मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है सेकंड नंबर पे, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। हम्म देखो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और ये जो वर्ड्स हैं, इसमें कुछ ऐड करेगा ये वर्ड, ठीक है। पहले प्रेम्बल में कुछ और लिखे थे, दो नए वर्ड ऐड करेगा इसमें, जो 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 बताता है कि भारत की जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो भारत का दर्शन बताता है बेसिकली कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत ऐसा है। तो वो कौन से दो शब्द हैं जो 42वें संशोधन में लगाए गए। एक तरीका तो ये है पूछने का, और एक तरीका ये हो सकता है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन था तब इनमें से मतलब कौन से तीन शब्द थे, चार शब्द थे, चार थे, हाँ चार, कौन से उनमें से कौन से, नहीं तीन शब्द रहे होंगे ना, हाँ तीन शब्द, कि इनमें से कौन से तीन शब्द थे, ठीक है, कौन से बाद में ऐड करेगा, सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड करा गया, तो ये इसलिए थोड़ा थोड़ा बारीकी से अपने को देखना पड़ेगा। एक ये मुझे अजीब सा क्वेश्चन लगा जिसका आंसर आप लोग देखना क्या हो सकता है, दिमाग चक्कर, ये गलती कर दोगे 99%। सीआरपीसी 1973 का नया नाम रख के क्या रखा गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेगा बीएनएस पे या फिर इन सब के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर पूछ ले वो, लेकिन अभी तो सिर्फ आपको नाम ट्रांसलेशन पूछ रहा है कि हिंदी टू इंग्लिश क्या है। एक ये है, हम लोग जनरली शायद नहीं पढ़ते हो या पढ़ भी लेते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनली उसमें कितने आर्टिकल कितने शेड्यूल्स थे। अच्छा क्वेश्चन है कि एक ये तो भाई साहब बहुत ही मजेदार टॉपिक है कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 जो आया था उसके अंतर्गत कौन सा राज्य जो है बना था, कितने राज्य भारत में नए नए बने उनके साल याद कर लेना एक बार, जैसे कि उत्तराखंड मेरे ख्याल से कब बना था, 2000, क्या यार मुझे तो गैस भी नहीं मानना आ रहा, 10 में था क्या, क्या 2000 में था, ये 2000 में था शायद, कुल टू में था नंबर, अब बाकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बाकी एक ये भी है, देखो शेड्यूल मैंने आपको बोला ना, शेड्यूल शेड्यूल के ऊपर मैंने डब्बा भी डाल रखा था, किससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है।
और शेड्यूल से क्वेश्चन आ भी रखे हैं इसमें। ओथ किस शेड्यूल से संबंध रखती है, इसकी ट्रिक होती है। तो ये इसमें पॉलिटी में पूरा है और पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन भले आपके गलत हो जाए, लेकिन 100% आप इसमें स्कोर कर सकते हो। अब 100% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना कुछ आप गैस भी मारोगे तो आपका गैस कितना अच्छा है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना डीप में पढ़ा है। बस डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने थोड़ा डीप में पढ़ा है तो आप सही गेस मार लोगे, अगर नहीं करा है तो जैसे कि ये देख लो, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा था ना आपसे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हो सकता है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का मान लो, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, ओरिजिनल जुडिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट है। तो बस इतना सा है, इतनी सी बात मुझे बतानी थी। इतना अगर आप कर लोगे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, स्टेनो का पूरे सारे 72 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिए। मतलब सारे क्वेश्चन नहीं दिखाए क्योंकि सारे क्वेश्चन का ना जस्ट यही है जो लिखा हुआ है आपके सामने। तो एक एक क्वेश्चन को दिखाता तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेजर है वो यही है, यही टॉपिक्स हैं। इन्हीं 500 क्वेश्चंस को आप कर लो जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है, लूसेंट हो। कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा है जैसे यूनिटरी वाला और पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसको तो इसको थोड़ा सा आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना पड़ेगा। दो टॉपिक्स को, एक तो यूनिटरी फीचर वाला जो फेडरल यूनिटरी वाला और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल वाला, इन दो टॉपिक्स को जो है लक्ष्मीकांत से पढ़ना, बाकी सब अपने लूसेंट से पढ़ना। और ये 500 क्वेश्चंस कर लेना। अगर आपके 99% क्वेश्चन सही ना हो तो आप मुझसे बोलना, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे वो एग्जाम हो। मॉक टेस्ट में एक छोटी सी शर्त ये है कि ना ये लोग ना ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते हैं और पता नहीं क्यों पूछते हैं, इनको मतलब चस्का होता है टफ बनाने का। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। फिर अब तो वही है कि बुक खोल के बैठ जाओ पेपर देने के लिए, कोई मतलब नहीं है उसका। ये सब टॉपिक्स वैसे पढ़ लेना, आर्म्स एक्ट किस साल पास हुआ, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट अगर फैक्ट पूछ लेगा ना, अब ये पॉलिटी के डोमेन में नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक के डोमेन में है, पॉलिटी का स्टैटिक। अभी ये पॉलिटी के डोमेन में मुझे नहीं लग रहा कि आर्म्स एक्ट इसमें आता होगा, क्योंकि ये तो फिर उधर आ गया ना जुडिशरी गवर्नेंस के एरिया में, मतलब इसका इसका वो है, डोमेन है। पॉलिटी समथिंग, समझ रहे हो पॉलिटी क्या होता है। तो पॉलिटी का डोमेन बहुत लिमिटेड है, ये आर्म्स एक्ट वगैरह सब इसमें नहीं आएंगे। लेकिन ठीक है, स्टैटिकल पार्ट है तो इसको पढ़ जरूर लेना आप लोग। बाकी याद ही करना है, अगर मैं आपको क्या घोल के पिला दूंगा इसमें कि 1959 तो आपको बाय हार्ट खुद ही करना है। हाँ, ये कर सकते हो कि आप ना इसमें नोट्स बना लो छोटे से, छोटा सा आपने लिख लीजिए आर्म्स एक्ट ARM, और ए लिख लो या शॉर्ट में जो भी लिखना, और 1959, तो बहुत ही छोटा सा बन गया। ये पूरी कथा कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आर्म्स एक्ट में क्या होता है। ठीक है, अगर ना पता हो तो पढ़ लेना, लेकिन सेल्फ डिफेक्शन ये सब चीजें होता है, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ जो भी है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं, और फिर आपके मार्क्स इंप्रूव ना करें पॉलिटी सब्जेक्ट में तो फिर आप मुझे बताना कि क्या एग्जैक्टली से प्रॉब्लम, तो मैं देखूंगा, लेकिन 99% हो जाएंगे इसमें। ऐसे मैं और सब्जेक्ट का आपको बता दूंगा। और बस इतना ही है। और आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, बाकी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, यही टॉपिक्स हैं। आपको पुराने टॉपिक्स दिखेंगे, वही जाने माने चेहरे लगेंगे, लेकिन है तो यही, हकीकत तो यही है। और बाकी बस ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।